वेल सो दोस्तों, आज हम चालू करेंगे क्वेश्चन या डिस्कशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यस, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट पूछी जाती है, तो कभी डायरेक्टली केस स्टडी पूछी जाती है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। टोटल इसमें मैंने अराउंड 88 क्वेश्चंस लिए हैं, इनफ फॉर प्रैक्टिस। लेकिन हाँ, इसमें जैसे आप देख रहे हो ICAI मटेरियल के सारे क्वेश्चंस है। एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, RTP और मॉक टेस्ट पेपर में, और मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए इसमें हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हर कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस को कवर किया है। और मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आपने अब जो है डायरेक्टली यहाँ ये क्वेश्चनर भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार अगर आपका रीडिंग हो गया रेगुलर से तो क्वेश्चनर और चार्ट्स मोर देन इनफ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का फटाक से चार्ट देख लेना और साथ साथ में क्वेश्चनर डिस्कशन देख लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप 100% सिलेबस कवर कर रहे हो। तो आर यू रेडी, यस और नो? तो चलिए यहाँ पे आ, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे ये ऑब्जेक्ट है जीएसटी का, प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी है कि टैक्स द कंजम्पशन, इसलिए इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। और हम प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए फिक्स करते हैं क्योंकि जुरिडिक्शन डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जुरिडिक्शन होगा वो स्टेट उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। And for that purpose we have to decide intrastate or interstate supply. Accordingly हम SGST और CGST and IGST लगाते हैं। ये पॉइंट्स को हम अगर कलेक्ट कर ले तो यस, टैक्स ऑन कंजम्पशन है, इट इज अ डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। POS इज इंपॉर्टेंट फॉर टू थिंग्स, टैक्सेबल जुडिक्शन फॉर अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, एंड इंट्रास्टेट सप्लाई यहाँ से फिक्स होगा, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स लाइबिलिटी फिक्स होगी। दैट्स ऑल बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाई डज GST लॉ प्रोवाइड सेपरेट रूल्स फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड B2C सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रांजेक्शंस। जिसमें यहाँ पे हाँ, अब मैं थोड़ा आपको, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है पर एग्जाम में नहीं आएगा, पर अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली POS का यहाँ नॉलेज लेने के लिए। तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई B2B ट्रांजेक्शन और B2C ट्रांजेक्शन, स्पेशली सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में अगर हम देखेंगे तो B2B और B2C इन दोनों को एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, अगर आपका ट्रांजेक्शन B2B है तो मोस्टली प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पे रखा गया है। क्यों लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पे रखा गया? फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट मिलना चाहिए। और B2C होगा तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई है। ओके, और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, यानी जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू मिलना चाहिए। इसलिए B2C के केस में अलग प्रिंसिपल यूज किए गए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। और जैसे मैं आपको एक B2B ट्रांजेक्शन बताऊं, ओके, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट ऑफ गुजरात। समझ लो महाराष्ट्र का कोई सप्लायर है और रिसिपिएंट गुजरात का है, दोनों भी रजिस्टर्ड है। अगर दोनों भी रजिस्टर्ड है तो ये ट्रांजेक्शन B2B हुआ, और B2B हुआ इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई या मोस्टली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पे फिक्स होगा। और यहाँ ये जब आगे, क्योंकि ये B2B है, ये भी बिजनेस करने वाला है, ये जब आगे कोई ऐसे बंदे को देगा जो B2C में जाएगा, ये B2C में जाएगा, तो ये माना जाता है कि अल्टीमेट कंज्यूम ये स्टेट में हुआ है। इसलिए B2B के केस में मोस्टली प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रखा जाता है एंड नॉट द लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं क्यों, क्योंकि अगर B2B में हुआ तो अल्टीमेटली ये स्टेट में कंज्यूम होगा, इस तरह से उसको कंसिडर करते हैं। समझ में आया तो ओके, अदरवाइज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो B2B इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें
द टैक्स पेड आर टेकन एज अ क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट एलिजिबिलिटी रेसिपिएंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जीएसटी कलेक्टेड ऑन B2B सप्लाईज इफेक्टिवली क्रिएट liability for the government and asset for the recipient of such supplies. In such as a recipient is entitled to take input tax credit. B2B ट्रांजेक्शन के केस में ओके मोस्टली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया गया है और रेसिपिएंट यूजुअली फर्दर सप्लाईज टू अनदर कस्टमर। ओके, और जो रेसिपिएंट है वो उनके स्टेट में अनदर कस्टमर को सप्लाई करेगा, इसलिए वो सप्लाई आगे B2C में कन्वर्ट हो जाता है और B2C ट्रांजेक्शन होगा तो फाइन यहाँ सप्लाई इज फाइनली कंज्यूम एंड टैक्सेस पेड एक्चुअली कम्स टू द गवर्नमेंट। यानी B2C के केस में जहां तक है कंसर्न गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया गया है दोस्तों। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं आगे बढ़ने के पहले। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये डेफिनेशन क्योंकि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो वो सिचुएशन में आपको जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट मिलता है अंडर IGST एक्ट। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन जो IGST एक्ट में डिफाइंड है इज सिमिलर टू कस्टम्स एक्ट, मींस ओके टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पूरे जीएसटी में अगर जब भी जीरो रेट सप्लाई है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये बाय हार्ट आपका लर्न होना चाहिए। इसमें टोटल 5 कंडीशंस है तो ही सर्विस एक्सपोर्ट मानी जाएगी। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सिंपल 1 लाइन में है, टेकिंग ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 5 पॉइंट्स है क्या, तो सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो ही एक्सपोर्ट माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंडिया में होना जरूरी है। नाउ पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और आरबीआई परमिट करती है तो इंडियन रुपीज में भी चलेगा और जिसको सप्लाई किया गया वो आपके एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो सिचुएशन में उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाता है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है तो यहाँ पे जीरो रेट्स के बेनिफिट आपको मिल सकते हैं इफ यू फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिमिलर डेफिनेशन लाइक कस्टम्स, ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो उससे इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहा जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसका क्या रिलेवेंस है जीएसटी में, अगर आपकी सर्विस इंपोर्ट है तो उसे सप्लाई कहा जाता है एज पर सेक्शन 71B, एज वेल एज रिवर चार्ज भी आ सकता है। तो वो सिचुएशन में कब कहना कि सर्विस इंपोर्ट हुई, इफ ऑल दिस 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या, तो सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रेसिपिएंट जो है वो विद इन इंडिया होना चाहिए एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया होना चाहिए ओके तो जाके वो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से कह दूं प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पे फिक्स किया गया है। एज वेल एज अगर आप देखते हो जब हम जीरो रेट सप्लाई एक्सपोर्ट फिक्स करते हैं तो एक्सपोर्ट के केस में हम जो है यहाँ पे सप्लायर का लोकेशन रेसिपिएंट का लोकेशन को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, सेम एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस कब बोला जाएगा, अगर सर्विस यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से दिया तो वो प्लेस सप्लायर का यहाँ पे सॉरी वो रिसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा, सच प्लेस ऑफ बिजनेस। हम रिसिपिएंट ऑफ सर्विस देख रहे हैं। अगर यहाँ पे सप्लाई इज रिसीव्ड ओके एक फिर से मैं रिपीट कर दूं, सप्लाई इज रिसीव्ड एट रजिस्टर्ड प्लेस देन दैट प्लेस, अगर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस देन सच फिक्स एस्टेब्लिशमेंट वो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। अगर आपका मल्टीपल प्लेसेस पे ओके मल्टीपल प्लेसेस पे यानी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे सप्लाई रिसीव हो रहा है तो जिसका डायरेक्टली कंसर्न आ रहा है वो आपका लोकेशन माना जाएगा। और इन ओके अब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये आपका यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ओके लोकेशन ऑफ सप्लाई सिमिलर लाइन पर है। ओके अगर सप्लाई आपने रजिस्टर्ड प्लेस से किया तो सच प्लेस आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस पे किया तो आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आपका मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट पे है तो जिसका डायरेक्टली कंसर्न आ रहा है वो कंसीडर किया जाएगा
जिसका डायरेक्टली कंसर्न आ रहा है वो कंसिडर किया जाएगा। और इन द अब्सेंस यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपका यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने कंप्लीट किया ऑल द डेफिनेशंस और कि जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। वेल सो नाउ नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन इंटरस्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7 के हिसाब से जो है 5 टोटल आइटम से जो इंटरस्टेट सप्लाई कहे जाते हैं। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आया तो बिल्कुल यहाँ पे आप मार्क्स ले लीजिएगा। एक सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी LOS और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी POS, आपको दो ही चीजें देखनी है, LOS एंड POS आर इन 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उसे इंटरस्टेट कहा जाएगा। अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा तो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स इंटरस्टेट कहा जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा तो अगेन LOS एंड POS प्लेस ऑफ सप्लाई इन 2 डिफरेंट स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ये सिचुएशन में ये अगेन जो है यहाँ पे इंटरस्टेट कहा जाएगा। सर्विस अगर इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने देखी है, तो वो इंटरस्टेट कहा जाएगा। एंड ये जो 5th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट जनरली इसमें एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन कवर होते हैं, तो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन है। वह सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, यानी अगर सप्लायर इंडिया के और आपका POS जो है आउटसाइड इंडिया फिक्स होता है तो वो इंटरस्टेट। सप्लाई टू और बाय SEZ डेवलपर और यूनिट्स, हाँ SEZ के साथ जो भी ट्रांजेक्शन किया गया, आपने SEZ को सप्लाई किया या SEZ ने आपको सप्लाई किया, तो ये भी इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाएगा, यानी SEZ के लिए लेना देना जो भी रहेगा वो इंटरस्टेट। और ये लास्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई आपका ना इंट्रास्टेट में आ रहा है ना अबोव सबसेक्शंस में आ रहा है, लेकिन सप्लाई इंडिया में हुआ है, लेकिन इंट्रा में भी कवर नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी कवर नहीं हो रहा है, तो वो इंटरस्टेट माना जाएगा, यानी ये रेसिडुअल प्रोविजन है। ओके, तो ये ऐसे 5 क्लॉजेस है जहाँ इंटरस्टेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फिक्स लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन अ टेरिटोरियल वाटर। जैसे यहाँ पे ये समझ लो टेरिटरी ऑफ इंडिया है और कोई एक्टिविटी टेरिटोरियल वाटर में चल रही है, जैसे कोई भी एक्टिविटी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या रिपेयरिंग ऑफ शिप्स वगैरह। तो अब ऐसे केस कभी कभी क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो पता है कहाँ का है, समझ लो ये महाराष्ट्र का है, लेकिन इसने सर्विस जो दी इसका ओके यहाँ पे इसने सर्विस विद इन, सॉरी कभी कभी कैमरा बंद हो जा रहा है बेटा, ओके कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज दी है वो सर्विसेज विद इन टेरिटोरियल वाटर दिया है, तो ये आपका टेरिटोरियल वाटर है और विद इन टेरिटोरियल वाटर ये सर्विसेज दिया गया है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पता है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करना, क्योंकि ये तो टेरिटोरियल वाटर में सर्विस दिया गया। तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 9 ये कहता है इसका जो नियरेस्ट कोस्टल पॉइंट होगा, ओके नियरेस्ट कोस्टल पॉइंट जो होगा ओके वो लिया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, नियरेस्ट कोस्टल पॉइंट। तो ये आपका नियरेस्ट कोस्टल पॉइंट गोवा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। अगर गोवा होता है तो आपका POS जो है वो गोवा होगा, अगर गुजरात होगा तो गुजरात, महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र। दूसरा कभी कभी क्या होता है, दूसरा कभी कभी ये है कि सर्विस यहाँ से इंडिया में दी गई, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पता है लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में, तो इसके लिए भी जो नियरेस्ट कोस्टल पॉइंट होगा ओके वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, अगर सप्लायर टेरिटोरियल वाटर में है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगा वो यहाँ पे डीम टू बी कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड,
वो स्टेट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में होगा तो अगेन कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलिए, well in case of domestic supply what is the place of supply where goods are removed। हाँ, गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करोगे, इसके लिए बेटा मैं थोड़ा 2 मिनट में आपको एक चार्ट रिवाइज कर देता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ये मेरे चार्ट वॉल चार्ट का चार्ट मैंने यहाँ लिया है। इसमें 2 सेक्शन, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 जो है ये अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेक्शन 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2), 10(2) जो है वो कहता है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1) में फिक्स नहीं हुआ तो वो सिचुएशन में आप 10(2) से प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर रूल फिक्स कर सकते हो, पर इससे रिलेटेड फिलहाल कोई रूल्स है नहीं। हम 10(1) में देखें तो टोटल 5 सिचुएशंस है। अगर गुड्स में मूवमेंट है, ओके, गुड्स इन्वॉल्व द मूवमेंट में बाय सप्लायर, बाय रिसिपिएंट, बाय एनी अदर पर्सन, पर गुड्स में मूवमेंट है और वो मूवमेंट कोई भी कर रहा हो, तो ऐसे केस में ओके, मूवमेंट टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट एंड ए लोकेशन वेयर मूवमेंट टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ वेयर मूवमेंट ओके, वेयर बिल टू शिप टू मॉडल होगा, यानी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे सप्लाई किया होगा, तो ऐसे केस में ओके, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन यानी बिल टू शिप टू मॉडल में इफ ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन में सप्लाई कर रहा हो तो केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन। अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो जहां गुड्स का लोकेशन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर साइट पे असेंबल्ड या इंस्टॉल किया गया है तो इंस्टॉलेशन और असेंबली जो प्लेस पे हुआ वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस गुड्स होगा तो जहां से गुड्स यहां पे लोड हुआ, गुड्स आर टेकन, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के केस में इफ गुड्स आर इंपोर्टेड तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट होगा तो प्लेस आउटसाइड इंडिया ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए, चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन या डिस्कशन में। चलिए, यहाँ पे पहला, इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड। गुड्स रिमूव हो रहे हैं मतलब गुड्स में मूवमेंट है, ओके, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, वो लोकेशन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, चलो चलिए बेटा नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ऑफ मुंबई रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ए लिमिटेड ऑफ सूरत फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। ठीक है, द प्राइस कोटेड बाय एक्स लिमिटेड इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट। अच्छा, मतलब यार ट्रांसपोर्टेशन एक्स लिमिटेड ही कर रहा है। एक्स लिमिटेड अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू सूरत, मतलब एक बंदा जो है मुंबई महाराष्ट्र का है, लेने वाला सूरत का है, गुड्स में मूवमेंट है और गुड्स जो है सूरत तक जा रहा है। डिलीवरी ऑफ गुड्स आर टेकन बाय ए लिमिटेड एट सूरत, ओके, यानी डिलीवरी सूरत में ली गई। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको पीओएस फिक्स करना है और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स करना है। Would your answer different if A Limited has arranged the transport of goods which are delivered to it by transport in Surat? अगर यहाँ पे X Limited ट्रांसपोर्टेशन अरेंज नहीं करता, इंस्टेड ऑफ X Limited या A Limited ये ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है का आपका क्या आंसर डिफर होता। तो यस, सबसे पहले तो लीगल प्रोविजन जो है सेक्शन 10(1)A में ये कवर्ड होता है और सेक्शन 7(1) ऑफ IGST से आपको इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है ये फिक्स करना है, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी आपको फिक्स करना है। डन। उसके बाद में यह प्रोविजन क्या कहती है, प्रोविजन ये कहती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होगा वेयर लोकेशन जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, और इन अबो केस कहा एंड हो रहा है बेटा सूरत, तो सूरत एंड हो रहा है गुड्स के केस में, तो यह प्लेस ऑफ सप्लाई जो है सूरत माना जाएगा। हाँ, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन अगर रेसिपिएंट ए लिमिटेड करवाता तो आंसर चेंज होता? नहीं, इट डजेंट मैटर कि वो कौन ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है,
इंपॉर्टेंट है डिलीवरी गुड्स की कहाँ टर्मिनेट हो रही है। तो अगर डिलीवरी यहाँ टर्मिनेट प्लेस ऑफ सप्लाई, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिसाइड द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वो सूरत में टर्मिनेट हो रही है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन IGST के अंडर आएगा एज इट इज इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम। ओके क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपको याद होगा तो LOS और POS इसके बेस पे हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिसाइड करते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो यहाँ मुंबई हो जाता है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सूरत यानी गुजरात हो जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। चलिए वेल बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये देखिए A Limited of Mumbai received an order from B Limited. Price is inclusive of freight. A Limited is to deliver the goods to B Limited, which is located in SEZ in Mumbai. Determine place of supply of the same. सबसे पहले तो यह ख्याल रहे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, रिसिपिएंट भी मुंबई का है पर SEZ में है। तो हमें यहाँ पे किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो गुड्स में मूवमेंट है, इसलिए आप सेक्शन 10(1)(a अप्लाई करोगे। एज पर सेक्शन 10(1)(a अगर गुड्स में मूवमेंट है तो उसका सप्लाई यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मुंबई में मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल लगाओगे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई, ये तो इंट्रास्टेट हुआ। बट अगर हम सेक्शन 8(1) का प्रोविजो पढ़ते हैं एज वेल एज एंड सेक्शन 7(5) आपको लिखना है तो लिख सकते हो, सेक्शन 7(5) ऑफ IGST एक्ट पढ़ते हो, तो एनी सप्लाई टू और बाय SEZ वो इंट्रास्टेट नहीं माना जाता है, उसे इंटरस्टेट माना जाता है। इसलिए ओके यहाँ पे इवन दो ये इंट्रास्टेट सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई लग रहा है, बट इट वुड बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, इसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा और IGST लगाया जाएगा। यानी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही है, लेकिन ये इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा और ये सिचुएशन में यहाँ जो है IGST लगेगा। आई होप यू क्लियर। वेल बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थ ऑफ पुणे महाराष्ट्र एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स टू बकुल ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश while the goods were being packed at Pune godown of Parth. Bakul got the order from Shreyas of Shimaga, Karnataka for the said goods. Bakul agreed to supply the said goods to Shreyas and asked Parth to deliver the goods directly to Shreyas at Shimaga. You are required to determine place of supplies in above situation. उन्होंने ये नहीं कहा है किसी पार्थ का प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, जो भी सिचुएशंस आपने पढ़ी है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। ये CA फाइनल RTP नवंबर 18, ICAI मटेरियल और CA फाइनल RTP नवंबर 19, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में नहीं पूछा है, इसलिए एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इसको पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में समझा देता हूँ। पार्थ पुणे का है, बकुल से ऑर्डर आया है, तो पहला ऑर्डर बकुल से आया है, उसके बाद में बकुल और श्रेयस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और डायरेक्टली या पार्थ से श्रेयस को गुड जा रहा है, यानी ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल में आता है। सेक्शन 10(1)(b) के हिसाब से अगर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे थर्ड पर्सन एजेंट भी हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, इसके डायरेक्शन पे अगर सप्लाई किया जाए तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होगा, आपको लिखना कैसे पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन 10(1)(b) कोट कर दिया आपने, अगर सेक्शन याद रह गया तो, और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे मे बी एजेंट या अदरवाइज ड्यूरिंग द मूवमेंट या बिफोर मूवमेंट गुड्स ओके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिए, ओके बाय ऑफ ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट और अदरवाइज, तो अगर गुड्स सप्लाई किया गया ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ओके या शुड बी अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। आई रिपीट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन ये कंसीडर किया जाएगा। सच पर्सन मतलब थर्ड पर्सन। तो इफ वी एज्यूम बरेली
इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो यूपी, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पहले ट्रांजेक्शन के लिए यूपी मान लिया जाएगा, तो आपका पीओएस यूपी मान लिया जाएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंक्लूजन लो तो यहाँ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मान लिया गया बेटा, बकुल के प्लेस पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बकुल, यानी सप्लायर पुणे का है और यहाँ पे प्लेस ऑफ पीओएस यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन टू डिफरेंट स्टेट, इसलिए ये आईजीएसटी का ट्रांजैक्शन में कवर किया जाएगा यानी इंटरस्टेट माना जाएगा। लेकिन आपको सप्लाई 2 का भी देखना पड़ेगा जो बकुल और कर्नाटका के लिए हुआ, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(b) से नहीं फिक्स होगा, 10(1)(b) से नहीं, ये 10(1)(a) में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, कोई थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे नहीं है, और डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जहां गुड्स में मूवमेंट है, मूवमेंट किसी से भी हुई हो, मे बी ट्रांसपोर्टर, सप्लायर या एनी अदर पर्सन, मूवमेंट किसी से भी हुई हो, पर ये ट्रांजेक्शन में मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रही है, कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका माना जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन 10(1)(a) से फिक्स होगा, इसकी मूवमेंट जो है जहां टर्मिनेट होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो कर्नाटका और श्रेयस जो है कर्नाटका का है, इसलिए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका माना जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। चलो चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रमन राव और रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन मुंबई, रमन राव सप्लायर है, डायरेक्टेड बाय नियो एंटरप्राइजेस, नियो ने डायरेक्ट किया गया कोलकाता टू डिलीवर द गुड्स वैल्यू 12 lakhs टू फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। रमन राव मेक्स आउट एन इनवॉइस ऑफ 9% CGST SGST respectively and deliver it locally in Maharashtra. Discuss and comment on the above levy of tax. भाई उसने CGST और SGST लगा दिया, क्या ये सही है? आपको डिस्कस करना है। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबव सर्कमस्टेंसेस, CA फाइनल में 18 ओल्ड सिलेबस में ये सवाल पूछा गया था। अगर आपको क्लिक हुआ तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं डायग्राम में आपको प्रेजेंट करके समझाता हूँ। न्यूरो एंटरप्राइजेस जो है यहाँ पे कोलकाता की है, और वो रमन राव महाराष्ट्र जो है, ओके, वो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ से फैब्रिकाना जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में यहाँ सप्लाई कर दो गुड्स को। तो सेक्शन 10(1)(b) कहता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे गुड सप्लाई किया जा रहा है तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कोलकाता माना जाएगा। यहाँ 2 ट्रांजेक्शन हुआ है, पहला सप्लाई इन दोनों में, क्योंकि ये बिल टू शिप टू में है, पहला सप्लाई है और दूसरा सप्लाई न्यूरो एंटरप्राइजेस और कोलकाता में। तो सबसे पहले हमें पहले सप्लाई का पीओएस फिक्स करना है। पहले सप्लाई का पीओएस सेक्शन 10(1)(b) में फिक्स हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ यहाँ पे दैट थर्ड पर्सन कोलकाता। लेकिन सेकंड केस तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, किसी थर्ड पर्सन के बेस पे नहीं है, मतलब न्यूरो एंटरप्राइजेस और फैब्रिकाना इन दोनों में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में इनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, इनका प्लेस ऑफ सप्लाई किसके बेस पे फिक्स होगा, तो ये 10(1)(a) के बेस पे फिक्स होगा। ट्रांसपोर्ट कोई भी करे, पर ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें गुड्स मूवमेंट है, तो जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही फॉर डिलीवरी यानी महाराष्ट्र, यानी अगर हम ले तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता, आईजीएसटी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है, और कोलकाता और महाराष्ट्र अगेन आईजीएसटी इंटरस्टेट है। ये प्रॉब्लम की खास बात क्या है, गुड्स महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पर ट्रांजैक्शन आईजीएसटी हो रहा है, दोनों ट्रांजैक्शन आईजीएसटी हो रहा है। अगर आप देखो, और ये प्रॉब्लम की और लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने पूरा प्रोविजन लिखा था, या लीगल प्रोविजन आपने पूरा नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, आपने जस्ट इतना कहा कि जय यहाँ पे जो है सप्लाई हो रहा है और सप्लाई यहाँ पे थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक शॉर्ट में किस तरह से लिखा जाए, ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लीगल प्रोविजन। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन लिया जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कोलकाता है, तो ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। 18% का आईजीएसटी 12 lakhs पे 2,16,000 आएगा। दूसरा जो सप्लाई है वो न्यूरो एंटरप्राइजेस और फैब्रिकाना में, ये भी जो है यहाँ पे
10(1)(a) के हिसाब से फिक्स होगा, और 10(1)(a) के हिसाब से ये भी LOS और POS दो अलग अलग स्टेट में है, यानी यहाँ पे ये भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। चलिए चलिए नाउ नेक्स्ट जो है ये केस स्टडी देखिएगा। आशा एंटरप्राइजेस सप्लायर ऑफ स्विंग मशीन्स located in Kota, Rajasthan and registered for the purpose of GST in the said state. It receives order from Deep Traders located in Jalandhar, Punjab and registered for the purpose of GST in the said state. The order is for the supply of 100 swing machines with an instruction to ship 2 swing machines to Jyoti Sons located in Patiala, Punjab and register in the state for the purpose of GST. Jyoti Sons is a customer of Deep Traders. Swing machines are being shipped in a lorry by Asha Enterprises. Briefly explain the following: the place of supply under IGST, the nature of supply, whether it is interstate or intrastate, and levy of GST. This problem is based on bill to ship to model, जहाँ गुड्स का सप्लाई हो रहा है. If it's related to goods, then place of supply shall be determined as per section 10(1). Now section 10(1) clause B, which is specifically applicable to bill to ship to model. Let's analyze the case study. In this case study, Deep Traders, a third person who has given instruction to Asha Enterprises to supply sewing machine directly to Jyoti and Sons. So if you see it carefully, then this case fall under bill to ship to model, और ये situation में यहाँ पे place of supply as per section 10(1)(b). तो यहाँ दो supply है, supply 1 and another is supply 2. Supply 1 here POS, okay, supply 1 का POS as per section 10(1)(b), principal place of business of that third person and a Deep Traders, Punjab. So first transaction, location of supplier Rajasthan, place of supply Punjab, hence it is interstate transaction, IGST would be leviable. Interstate transaction and IGST would be leviable. Now another transaction between Deep and Jyoti Sons. Deep Traders have supplied the goods to Jyoti Sons directly from the place of Asha Enterprises. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) से फिक्स होगा और 10(1)(a) से द गुड्स वेयर मूवमेंट्स एंड. मूवमेंट पंजाब में एंड हो रही है, तो ये जो है इंट्रा स्टेट माना जाएगा, और ये इंट्रा स्टेट अगर माना जाता है तो ये सिचुएशन में CGST और SGST लेवी होगा. चलिए यहाँ पे इसका लिखने का तरीका और सिंपल किया है, यानी इसके पहले के एग्जाम्पल्स देखते हो और ये, तो मैंने ये तीनों एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की, इसके पहले एग्जाम्पल में भी, कि लीगल टर्म्स में कैसा लिखा जाता है. अगर टाइम पे लीगल टर्म्स नहीं याद आती है तो आप अपने ओन लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, ये जरूर देखिएगा कि किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया. सप्लाई बिटवीन आशा एंटरप्राइजेस एंड डीप ट्रेडर्स इज अ बिल टू शिप टू सप्लाई वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन. देखो पहले इसमें एक लाइन में आप लिख सकते हो कि ये बिल टू शिप टू सप्लाई है, जहां सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन. अब सेकंड पैराग्राफ में किस तरह से लिखना है, सेक्शन 10(1)(b) के हिसाब से इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बेस पे फिक्स होगा, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओके उसके बेस पे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान और दीप ट्रेडर्स जालंधर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. तो ट्रांजेक्शन टू डिफरेंट स्टेट्स में होने की वजह से सेक्शन 7 के हिसाब से ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा. द सिचुएशन इन्वॉल्व अनदर सप्लाई बिटवीन डीप ट्रेडर्स एंड ज्योति सन्स. इन दिस केस मूवमेंट ऑफ गुड्स है 10(1)(a) से फिक्स होगा, जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट. तो दोनों भी लोकेशन इन सेम स्टेट है. सप्लाई is intra-state supply as per section 8 of IGST Act, और liability CGST और SGST की आएगी. चलिए
ये था बिल्ड टू शिप टू मॉडल पे, जो एग्जाम में CA फाइनल May 19 और ICAI मेटल के में भी कवर्ड है। नेक्स्ट देखिए बेटा, AB Academy of Mumbai sells the class furniture to CD Academy. The branch is located in Mumbai and the registered office in Bangalore. Furniture stays in a same classroom. Determine the place of supply and nature of transaction. देखो गुड्स की मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10(1)(c) से फिक्स किया जाएगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स के बेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा एंड दैट वुड बी अ मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी मुंबई है क्योंकि ब्रांच मुंबई में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई में है, तो ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इवन दो रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में होगा पर ब्रांच कहाँ पे, मुंबई में है, और मुंबई में ब्रांच है तो सेपरेटली रजिस्टर्ड होगी या उसका डायरेक्टली कंसर्न आ रहा है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई और यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई भी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई माना जाएगा। ठीक है, डन। तो ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर ए न्यू दिल्ली has leased his machine cost 8 lakhs to Mr. B Noida Uttar Pradesh for production of goods on monthly rent 40,000. After 14 months Mr. B requested Mr. A to sell the machine to him for rupees 4 lakhs which is agreed to by Mr. A. Determine the place of supply. लीज पे दिया और लीज पे देने के बाद सेल का ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मशीन का मूवमेंट पहले जब लीज पे दिया होगा तब हुआ होगा, लेकिन जब सेल ऑप्शन लिया गया, जब सेल ऑप्शन दिया गया तब कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं क्योंकि मशीन ऑलरेडी वहां पे थी। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना है जब मशीन सेल हुई, जब मशीन लीज हुई उसका नहीं, जब मशीन सेल हुई उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना है। तो सेक्शन 10(1)(c) गुड्स में मूवमेंट नहीं है। अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स यहाँ पे लिया जाएगा। इन गिवन केस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सेम विल बी सोल्ड एज ऑन बेसिस एज वेयर इज बेसिस। ओके, सो तो यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई is the location of machine लिया जाएगा, that is नोएडा, और IGST shall be levied on such supply। क्यों, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली में है और उसने मशीन जो है यहाँ पे नोएडा में बेची, इसलिए उसका सप्लाई जो है IGST, LOS और POS इसके बेस पे इंटरस्टेट माना जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू PQ लिमिटेड रांची झारखंड टू असेंबल अ पावर प्लांट इन इट्स कच्छ गुजरात रिफाइनरी। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ सप्लाई। पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई और नेचर ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई जब भी कोई गुड्स का सप्लाई होता है, अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स है तो हमें सेक्शन 10 लेना है और सेक्शन 10 में ये सिचुएशन असेंबली और इंस्टॉलेशन है, इसलिए सेक्शन 10(1) ओके 1 क्लॉज डी के तहत इसका POS फिक्स होगा जहां असेंबली या इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो सेक्शन 10(1)(b) यहाँ अप्लाई किया जाएगा और गुड्स जहां असेंबल्ड और इंस्टॉल किया जा रहा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। इंस्टॉलेशन और असेंबली कच्छ गुजरात में हो रहा है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में माना जाएगा। तो अब नेचर ऑफ सप्लाई के लिए हमें दो बातें चाहिए, कौन सी, LOS एंड POS। LOS प्योर रिफाइनरी ने गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू PQ लिमिटेड। PQ लिमिटेड ये रांची झारखंड का है और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं, और गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू PQ। द प्लेस ऑफ सप्लाई असेंबली वो तो हो गया कच्छ थ्रू प्योर रिफाइनरीज इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, यस बेटा। अब यहां समझने लायक बात मैं 2 मिनट में आपको बता दूं कि प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र, तो प्योर रिफाइनरीज जो थी ये महाराष्ट्र में थी और इन्होंने गुजरात में कच्छ में ओके असेंबली का
असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट दिया और असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ PQ लिमिटेड है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो यहाँ प्योर रिफाइनरीज ने गुड सप्लाई किए जिसकी असेंबली ये कर रहा है। आई रिपीट, प्योर रिफाइनरीज ने गुड सप्लाई किए जिसकी असेंबली PQ लिमिटेड कर रहा है। तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स का यहाँ पे POS फिक्स कर रहे हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स का POS जो है यहाँ सप्लायर प्योर रिफाइनरीज है। तो ये सिचुएशन में प्योर रिफाइनरीज ये जो है महाराष्ट्र सप्लायर ऑफ गुड्स है जिसका असेंबली PQ लिमिटेड ने किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो PQ लिमिटेड इज अ सर्विस प्रोवाइडर, नॉट सप्लायर ऑफ द गुड्स। तो हमें यहाँ पे डिटरमाइन POS एक ऐड कर देना है, डिटरमाइन POS ऑफ SOG सप्लाई ऑफ गुड्स का POS निकालना है। तो प्योर रिफाइनरीज जो है ये लोकेशन ऑफ सप्लाई जो है यहाँ महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका गुजरात में फिक्स होता है, इसलिए IGST इंटरस्टेट सप्लाई में कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो चलिए देखिए नेक्स्ट। मिस पी न्यू दिल्ली बोर्ड अ न्यू दिल्ली कोलकाता फ्लाइट टू अटेंड अ बिजनेस मीटिंग एट कोलकाता। ठीक है, शी बाइज लंच इन द फ्लाइट, फूड आइटम्स वेर लोडेड इनटू एयरक्राफ्ट एट न्यू दिल्ली। ध्यान सुनिएगा, फूड आइटम्स जो है न्यू दिल्ली से लोड हुए। द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान सुनिएगा, जो पैसेंजर है, पैसेंजर यहां से न्यू दिल्ली से बैठा है और कोलकाता के लिए जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां जो ऑन बोर्ड सप्लाई किया जा रहा है गुड्स का, पहले तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है जो फूड है और ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो सेक्शन 10 अप्लाई होगा। सेक्शन 10(1) में क्या अप्लाई होगा? तो ऑन बोर्ड सप्लाई किया गया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से गुड्स लिया गया, तो जहां से गुड्स लिया गया तो ये जो है दिल्ली से वो स्टोर लोड हुआ था, तो ऐसे केस में सेक्शन 10(1)(e) के हिसाब से ओके जब भी कोई कन्वेंस पे सप्लाई हो रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स टेकन ऑन द बोर्ड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ओके यहाँ दिल्ली माना जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई फूड आइटम्स बाय एयरलाइन to MISP is location at which goods are taken on board, that is New Delhi. It is irrelevant whether buyer is registered or unregistered. उससे कोई लेना देना नहीं कि बायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। आपको POS फिक्स करने कहा और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से गुड्स लोड किया गया और वो दिल्ली माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ मिस एस एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर उत्तर प्रदेश इन अ ट्रेन। द ट्रेन स्टार्ट at New Delhi and stopped 3 stations before reaching to Kanpur. The food items were loaded into a train at Aligarh, Uttar Pradesh, second station. Mrs. S buys the dinner on board the train. Determine place of supply. तो अगेन ये फूड यहाँ पे जहाँ तक मैं बात करूँ फूड की, तो फूड ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ यानी सेक्शन 10(1)(a) अप्लाई, सॉरी 10(1) अप्लाई होगा और 10(1) में अगर ऑन बोर्ड सप्लाई किया तो क्लॉज डी अप्लाई होगा। क्लॉज डी के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी क्लॉज ई, डी नहीं क्लॉज ई, और 10(1)(e) के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो गुड्स कहाँ से लिया गया? गुड सेकंड स्टेशन उत्तर प्रदेश से लिया गया, इसलिए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे यस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश माना जाएगा। लोकेशन एट विच एज बोर्ड द ट्रेन इज इररिलेवेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश अलीगढ़ माना जाएगा। कहाँ से पैसेंजर बैठा, कहाँ उतर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो गुड्स उसे सप्लाई किया गया वो कहाँ से लोड हुआ, तो वो अलीगढ़ से लोड हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलीगढ़ माना जाएगा। डन। यस बेटा, नेक्स्ट देखिए। एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मेसर्स वाई लिमिटेड लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात फॉर सप्लाई ऑफ 1 मशीन। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अप्लीकेबल GST। सिंपल है, सप्लाई ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम है, सेक्शन 10(1) अप्लाई होगा
और गुड्स में मूवमेंट है इसलिए क्लॉज ए अप्लाई होगा। तो 10(1)(a) के हिसाब से पहले तो लीगल प्रोविजन सेक्शन 10(1)(a) अप्लाई होगी। ओके, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो वो सिचुएशन में मूवमेंट टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, ये प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है अहमदाबाद, तो ऐसे नेचर ऑफ सप्लाई आईजीएसटी में इंटरस्टेट सप्लाई ये माना जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट वन ये, हाँ बी क्लॉज देखो, मिसेस करीना लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन मुंबई एंड ओन अ गोडाउन इन चेन्नई। Mr. M of Mumbai approached Mrs. Karina Limited at Mumbai for purchase of goods lying in godown at Chennai. Mr. M further informed that he does not want delivery of goods in Mumbai. He does not want delivery of goods in Mumbai. Mrs. Karina Limited issues invoice for sale of goods in Mumbai. Find the place of supply. मतलब क्या? ट्रांजेक्शन केयरफुली देखो। करीना लिमिटेड मुंबई का है, गोडाउन चेन्नई में था, एम ने खरीदा और एम ने कहा कि गोडाउन में ही रहने दो पर मैं आपसे परचेज कर लेता हूं, यानी गुड्स में मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पे मिसेस करीना ने यहाँ इनवॉइस इशू कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जब गुड्स में मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि गुड्स में मूवमेंट हुई नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है जहां गुड्स का लोकेशन होगा, गुड्स का लोकेशन कहां पे बेटा? चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा। तो 10(1)(c) के हिसाब से अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई, आईजीएसटी यहाँ पे लेवी होगा। Location of goods at the time of delivery to recipient where supply does not involve the goods, the place of supply irrespective of location of buyer and seller, उससे कोई लेना देना नहीं है, गुड्स का लोकेशन का है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। XYZ लिमिटेड ऑफ जयपुर इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स। अच्छा, तो इंपोर्टेड गुड्स है तो सेक्शन 11 अप्लाई होगा। सेक्शन 11 में क्लॉज ए अप्लाई होगा, इंपोर्टेड गुड्स, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर लिया जाता है। गुड्स वेर इंपोर्टेड थ्रू वेसल एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉज टेकन एट मुंबई पोर्ट। अब गुड्स कहाँ लैंड हुआ उससे लेना देना नहीं है। ओके, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहाँ पे है? तो वो जयपुर में है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो, लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इज कनाडा, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर है तो ये केस में इंपोर्टेड गुड्स है, आईजीएसटी ट्रिगर होगा। सेकंड, मिस्टर एम इंपोर्ट इलेक्ट्रिक केटल्स फ्रॉम चाइना फॉर हर किचन स्टोर इन नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मिसेस एम इज रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, तो वो रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी नोएडा उत्तर प्रदेश ही माना जाएगा। और इंपोर्टेड, ओके, यहाँ पे गुड्स होने की वजह से आईजीएसटी ट्रिगर होगा, इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। M Limited located in Mumbai is exporting its goods on the basis of order received from N Limited located in Singapore. अब देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसमें एक्सपोर्ट गुड्स है, एक्सपोर्ट गुड्स होने की वजह से सेक्शन 11 अप्लाई हो जाएगा। 11 क्लॉज बी के हिसाब से अगर एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यानी यहाँ पे सिंगापुर, जो भी फर्स्ट केस में सिंगापुर है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन मुंबई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर, क्यों? क्योंकि लोकेशन आउटसाइड इंडिया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर होगा। हेंस ये जो ट्रांजेक्शन है आईजीएसटी ट्रिगर्ड होगा, ये इंटरस्टेट माना जाएगा 75A के हिसाब से, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है। नेसेस, ओके, यहाँ पे सेकंड देखिए, मिस रेशमी न्यू दिल्ली एक्सपोर्ट स्पाइसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन। अगेन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन, आईजीएसटी है और 75 के हिसाब से इंटरस्टेट माना जाएगा। इन अबाउट टू केसेस एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सप्लाई कैन बी मेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर अ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और कैन पे आईजीएसटी, और उसका हम रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अगर वो एक्सपोर्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल करता है अंडर जीरो रेटेड सप्लाई।
क्लियर? चलिए, ये एक थ्योरेटिकल सिंपल क्वेश्चन है जो ICAI मटेरियल में कवर किया गया है. एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट आर टैक्स अंडर जीएसटी. इंपोर्ट ट्रांजेक्शन गुड्स का हो या सर्विस का हो उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है अंडर सेक्शन 7, यहाँ पे 7(2) लो या सेक्शन 7(4) लो. तो देखो, इंपोर्ट आर डीम टू बी, वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, ये इंटरस्टेट सप्लाईज और IGST में इस पे लाइबिलिटी आती है. Incidence of tax follows the destination principle and tax revenue accrues to the state where imported goods or services are consumed. हाँ, तो अगर गुड्स होगा तो वो सिचुएशन में अगर आपको याद होगा तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर लिया जाता है, और सर्विसेज के भी केस में मोस्ट ऑफ द केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही लिया जाता है. IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एज ITC फॉर सेट ऑफ, आपको ITC भी मिलेगा against output tax liability. IGST on import of goods levied under IGST Act, but machinery of customs law is used to levy and collect the tax. अगर goods होगा तो लेवी नो डाउट IGST लगाया जाता है, पर वो कस्टम एक्ट के थ्रू लगाया जाता है जो SD 37 या 39 आपने कस्टम में पढ़ा होगा. ठीक है, चलो. वेल बेटा, सो नाउ ये प्रॉब्लम देखिए. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग केसेस. मिस्टर ए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली. ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है. मेक अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाई कर रहा है टू हिज क्लाइंट मिस्टर बी ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश जो रजिस्टर्ड है. और नेक्स्ट, मिस्टर ए CA इन गुरुग्राम हरियाणा, रजिस्टर्ड इन हरियाणा, प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज क्लाइंट मिस्टर सी who is a resident of New Delhi but unregistered, not registered. ICAI मटेरियल में कवर्ड है. सबसे पहले तो यहाँ जो है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना है और वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. तो आपके सामने क्या आना चाहिए? आइदर सेक्शन 12 लगेगा या सेक्शन 13 लगेगा. ओके, ये एनालिसिस हर प्रॉब्लम में आपका होना चाहिए. 12 कब लगता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया में है. और 13 कब लगता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर है, एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तब सेक्शन 13 लगता है. तो चलो, हमारा केस सेक्शन 12 का हो गया. लेकिन अब सेक्शन 12 में अगर देखें तो सेक्शन 12 2 से लेके तो सेक्शन 12 यहाँ पे 14 तक, ठीक है, 2 से लेके तो सेक्शन, हाँ सॉरी बेटा, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 12 14 तक यहाँ पे बहुत सारे सबसेक्शन है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया हुआ है. तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि हम कौन से सेक्शन यानी कौन सा सबसेक्शन यूज करें. ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, और मेरे चार्ट में मैंने एक टेबल बना के दिया है, वो आपको फोर्टनाइटली रिवीजन में लेना है या वीकली रिवीजन में लेना है, बाय हार्ट लर्न कर लेना है. तो सेक्शन 12 जनरल रूल है, और ये जनरल रूल क्या कहता है कि अगर बाकी सब कोई सबसेक्शन में केस कवर्ड नहीं होगी तो सेक्शन 12(2) अप्लाई होगा. तो मेरे हिसाब से जहां तक अगर आपको याद होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस 12(3), 12(4), 12(5) से लेके 12(14) तक कहीं पे भी कवर्ड नहीं है. अगर ये कवर्ड नहीं है मतलब यहाँ जनरल रूल लगेगा. और सेकंड भी CA की सर्विसेज है और वो कहीं और भी कवर्ड नहीं है, तो जनरल रूल ओके यहाँ पे सेक्शन 12(2) का लगेगा. अब सवाल है ये है कि सेक्शन 12(2) कहता क्या है. सेक्शन 12(2) ये कहता है बेटा कि अगर आपका सप्लाई B2B है यानी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, और B2C है यानी रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है. B2B होगा तो मोस्टली यही फिक्स करना लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस है. ओके, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस है, ठीक है. और B2C होगा तो ये केस में जनरल रूल में ये भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पर है. अगर नॉट अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर. आपको ये देखना पड़ेगा. अब नॉट अवेलेबल का मतलब जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है उसका एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में नहीं होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो ये केस के हमारे गिवन सिचुएशन में पहला ट्रांजैक्शन B2B है. अगर पहला ट्रांजैक्शन B2B है तो वो केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो अब यहाँ पे
क्या होगा बेटा, उत्तर प्रदेश, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका उत्तर प्रदेश होगा। तो सबसे पहले ओके नोएडा, ओके आईजीएसटी लेवी होगा और उत्तर प्रदेश होगा। सेकंड केस में अगेन वो अनरजिस्टर्ड भी होगा, तभी न्यू दिल्ली अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली माना जाएगा। दोस्तों सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें कोई स्पेशल ऐसा डिस्कशन नहीं था। चलिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस, ये क्वेश्चन है, हाँ रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस। लेकिन जब भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करो तो सेक्शन 13 आपके सामने आना चाहिए। फिर केस 12 की होगी तो उसमें हम रेलेवेंट सबसेक्शन यूज करेंगे फॉर फिक्सिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर फॉलोइंग केसेस। केटीएस बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर PLM प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता इन न्यू दिल्ली। ख्याल रहे, यहाँ बिल्डिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट सेम विद इन इंडिया है। ओके तो ऐसे सिचुएशन में मैं सेक्शन 12 का यूज करूंगा क्योंकि मुझे सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहाँ पे इसका POS फिक्स करना है। सेक्शन 12 में अब मैं कौन सा सबसेक्शन यूज करूं, तो यहाँ सेक्शन 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यूज करूंगा। और क्या बेसिक प्रिंसिपल है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड की, इंक्लूडिंग आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज, तो वो केस में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सेक्शन 12(3) जो भी सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी शैल बी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन at which such immovable property located or intended to be located. Further, if immovable property is outside India, place of supply location of recipient के बेस पे लिया जाएगा। लिखने का तरीका देखो, सेक्शन 12(3) पूरा नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं सभी सर्विसेज देखूं तो सर्विसेज में जितना यहाँ पे जितनी सर्विसेज है उतने ही कंसर्न में लूंगा। ओके डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस का मैंने यहाँ प्रॉब्लम लिया हुआ है, उतना ही मैं यहाँ कंसिडर करूंगा। उसमें तो फिर होटल अकोमोडेशन भी है, लॉजिंग भी है, एंसिलरी सर्विसेज है, पूरा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए पहले केस में अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके फॉर PLM लोकेटेड न्यू दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली फिक्स होगा। चलिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में सेकंड, शहनशाह एंड आर्किटेक्चरल फर्म at Kolkata has been hired by MK Builder of Mumbai to drop a plan for high-rise building to be constructed by them in Ahmedabad, Gujarat. तो यही प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अहमदाबाद गुजरात है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद और गुजरात। मुझे यहाँ सिर्फ POS फिक्स करना है, नेचर नहीं बताना है। अगर नेचर बताना हो तो फिर LOS और POS दोनों बातें फिक्स करनी पड़ती है। नेक्स्ट, Mr. Ramesh, a chartered accountant, New Delhi, traveled to Mumbai for business and stay in hotel there. हाँ, ये होटल अकोमोडेशन सर्विस हुई, और अगर होटल अकोमोडेशन सर्विस है तो ये भी सेक्शन 12(3) में कवर होती है। और यहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ होगी यानी होटल जहाँ होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे भी जो प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा मुंबई फिक्स किया जाएगा। और नेक्स्ट, मिस्टर एक्स कंसल्टिंग इंजीनियर बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र रेंडर प्रोफेशनल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ख्याल रहे, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में यानी इंडिया के बाहर है तो वो सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई अब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस नहीं होगा। तो फिर आपका सवाल है कैसे होगा, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पे होगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ का है, बेंगलोर का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर फिक्स होगा एंड नॉट द प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। दैट्स ऑल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब इसमें सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, in multiple states. What is the place of supply of construction service ICAI material? सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 12 लगे है 30। अगर आप प्रॉब्लम केयरफुली देखते हो तो ये सेक्शन 12 का है। हम ये प्रॉब्लम में अज्यूम करके चले, अगर ये प्रॉब्लम में हम अज्यूम करके चले कि यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सेम स्टेट में, ठीक है। तो ये ICAI मटेरियल में दिया गया है, ठीक है। तो ये अज्यूम करके चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम सेक्शन 12 लगाएंगे। सेक्शन 12 में इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि रोड जो है, रोड ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी, कंस्ट्रक्शन दी, तो वो केस में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड होगी। लेकिन सेक्शन 12(3) में एक एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन ये कहता है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 12(3) ये कहता है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स में है तो वो केस में ईच स्टेट में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना पड़ेगा। अब इस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स किया जाएगा, इसके लिए एक चार्ट यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करूंगा। जनरली ये चार्ट मैं रेगुलर या मेरे यहाँ पे रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स या एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स दोनों में मैं लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12(3) जहां मोर देन वन स्टेट है, ओके, मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सप्लाई किया गया है। तो अगर मोर देन वन स्टेट है तो इन ईच स्टेट, ओके, रिस्पेक्टिव स्टेट फिक्स किया जाएगा। अब उसमें दो पार्ट है। इफ द वैल्यू फॉर सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग दिया है, तो वो केस में अपॉर्शनमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सच वैल्यू। मतलब आपको स्टेट वाइज जो अलग अलग फिक्स करना पड़ेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू क्लियरली डिफाइंड है, सेपरेटली गिवन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इफ वैल्यू ऑफ सर्विस नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं रिवाइज कर देता हूं, हमारा प्रॉब्लम तो अभी इस पर ही सॉल्व हो जाएगा। सॉरी नहीं, प्रॉब्लम ये साइड में है, तो ये भी रिवाइज कर देता हूं कि वैल्यू सेपरेटली नहीं दिया गया तो वो सिचुएशन में यहां पे ये देखा जाएगा कि रूल 4 ऑफ IGST रूल अप्लाई किया जाएगा। अब रूल 4 ऑफ IGST रूल क्या कहता है, अगर यहां पे लॉजिंग और अकोमोडेशन सर्विस होगी अदर देन टू कॉन्टिजियस प्लेस, ओके, अगर लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस होगी तो वो सिचुएशन में नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी वो देखा जाएगा, फिर वो होटल हो, इन हो, गेस्ट हाउस हो। लेकिन अगर सिंगल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन 2 और मोर कॉन्टिजियस स्टेट होगा, मतलब एक होटल दो स्टेट के बीच में होगा, तो वो ये प्रिंसिपल से यहां पे POS फिक्स नहीं होगा। वो सिचुएशन में जो सेकंड प्रिंसिपल है, इन ऑल अदर केसेस जिसमें कॉन्टिजियस जो 1 और मोर कॉन्टिजियस स्टेट में होगा वो भी कवर होगा, और जो डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आर्किटेक्ट सर्विस है, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस है, या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह जो रेंट पे दिया गया फॉर मैरिज फंक्शन एक्सेट्रा, सभी के बेस में यहाँ एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके बेस पे यहाँ क्लासीफाई किया जाएगा, और हर स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई एरिया के बेस पे फिक्स किया जाएगा। और बोट और वेसल होगा तो वो सिचुएशन में टाइम कितना स्पेंड किया उसके बेस पे यहाँ पे अपोर्शन किया जाएगा। तो हमारे केस में रोड है, और रोड में बेटा ऑलरेडी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है। अगर ऑलरेडी वो कहीं नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है, सॉरी बेटा, ऑलरेडी कहीं नहीं लिखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है, उसकी वैल्यू सेपरेटली मेंशन है, सॉरी मैं थोड़ा अपने वर्डिंग्स को बदलता हूँ, ये कहीं नहीं लिखा है कि उसकी वैल्यू सेपरेटली मेंशन है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 12(3) पूरा लिख लिया कि अगर वैल्यू, ओके ध्यान से देखिएगा, वैल्यू सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो लो, इन द अब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट आपको रूल 4 अप्लाई करना पड़ेगा। और रूल 4(2) के बेसिस पे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वैल्यू किसके बेस पे होगा, तो यहाँ ईस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो होगा on the basis of area of immovable property lying in each state और यूनियन टेरिटरी, उसके बेस पे क्लासीफाई किया जाएगा। अच्छा केस स्टडी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वेदर सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग एक्सेट्रा प्रोवाइडेड टू SEZ units or developer by a supplier located in same state or as that of SEZ unit developer should be treated, same state को underline करना, should be treated as interstate supply under section 75B और intrastate supply under section 82 read with section 12(3)(c। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 12(3), सेक्शन 75B और सेक्शन यहाँ पे प्रोविजो टू सेक्शन 8(1), प्रोविजो टू सेक्शन 8(1). अब ये तीन सेक्शन क्या कहते हैं थोड़ा मैं बता देता हूं। सेक्शन 12 तब अप्लाई होता है जब पीओएस फिक्स करना है, और पीओएस जो फिक्स करना है सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए फिक्स करना है, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ये इंडिया में चाहिए दोनों भी, तब सेक्शन 12 अप्लाई होता है। 3 कब अप्लाई होता है? जब होटल अकोमोडेशन सर्विस दिया, होटल, इन, बैंक्वेटिंग एक्सेट्रा, तो यहाँ पे सेक्शन 12(3) अप्लाई किया जाता है। और सेक्शन 12(3) के हिसाब से जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहां आपका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होगी तो वो सिचुएशन में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पे फिक्स किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो मैं अगर सेक्शन 12 से आंसर दूं, 12(3) से, तो मेरे सामने ये सिचुएशन आती है कि यस, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग या यहाँ पे बैंक्वेटिंग सर्विस दिया गया तो, और यहाँ दोनों भी सेम स्टेट में है, तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में फिक्स होगा और ये इंट्रा स्टेट माना जाएगा। लेकिन साथ साथ में हमें सेक्शन 75B और प्रोविजो टू सेक्शन 8(1), प्रोविजो टू सेक्शन 8(2) है, ओके, प्रोविजो टू सेक्शन 8(2) हमें ये भी देखना है। और ये क्या कहता है? ये आपको कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो और एसईजेड डेवलपर को दिया हो या यूनिट को दिया हो तो इंटरस्टेट माना जाएगा। और सेक्शन 8(2) ये कहता है कि इट इज नॉट ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट, वो इंट्रास्टेट नहीं माना जाता है, मतलब उसे इंटरस्टेट का स्टेटस दिया जाता है, क्यों ना सेम स्टेट में हो। इसलिए अब मेरा आंसर बदल जाएगा। अब मेरा आंसर ये होगा, अब मेरे सामने सवाल ये है कि सेक्शन 7B या ये प्रोविजो क्या ओवरराइड करती है सेक्शन 12(3) को? तो आंसर इज यस, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। तो यहाँ आपको सेक्शन 75B एज वेल एज प्रोविजो टू सेक्शन 8(2) ये दोनों अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ आपको उसे इंट्रास्टेट नहीं, उसे इंटरस्टेट ही कहना पड़ेगा और वो इंटरस्टेट सप्लाई ही माना जाएगा। बस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लिखने का तरीका देखो, और यहाँ सर्कुलर ने भी क्लैरिफाई किया है। ये क्या कहता है? 75B के हिसाब से अगर कोई भी गुड्स या सर्विस एसईजेड को सप्लाई किया तो उसे इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाता है। सेक्शन 12(3)(c) के हिसाब से जहां आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसके बेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। Thus normally in such case a location of supplier and place of supply in same state, तो वो तो इंट्रास्टेट कहा जाना चाहिए। बट इट इज एन एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। It is an established principles of interpretation of statute that in case of apparent conflict between two provision, specific provision shall prevail over general provision. ये लाइन आपकी आनी चाहिए। तो इन इंस्टेंट केस 75B ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो भी प्रिवेल करेगा, एज वेल एज सेक्शन 8(2) का प्रोविजो ये कहता है कि वो इंट्रा स्टेट में कवर नहीं होता है। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विस ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग या बैंक्वेटिंग provided to SEZ unit developer shall be treated as interstate supply, उसे interstate supply माना जाएगा। वेरी गुड, चलो अच्छा केस स्टडी था, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखिए। सहारा इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ 2 days accommodation in a houseboat which is situated in Orissa, Kerala and Karnataka. In the boat, most of the guests board the houseboat in Orissa and stay there for 12 hours, but also moves further into Kerala and Karnataka for 24 hours and 12 hours respectively, as declared by the service provider.
for a total value of 1,50,000. Identify the place of supply and value of supply accommodation service provided by Sahara India Limited. ठीक है. Second, would your answer change in case service provided by way of accommodation in an immovable property such as hotel, inn, etc. for for organizing any marriage where such immovable property hotel is situated in two or more contiguous state or union territory or both. सबसे पहले तो हम देखेंगे ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके बाद में यहाँ सप्लायर और रिसिपिएंट सेम स्टेट में, इसलिए सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे. इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होटल इन गेस्ट हाउस है, इसलिए सेक्शन 12(3) अप्लाई करेंगे. और सेक्शन 12(3) में जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर वो मल्टीपल स्टेट में है तो मल्टीपल स्टेट में अगर वैल्यू सेपरेटली मेंशन होगी, अभी हमने चार्ट रिवाइज किया था और चार्ट में वैल्यू सेपरेटली मेंशन होगी तो ऑन दैट बेसिस अपोर्शन किया जाएगा इन ईच स्टेट. अगर वैल्यू सेपरेटली अपोर्शन नहीं है तो इन द अब्सेंस ऑफ सच वैल्यू सेपरेटली मेंशन तो वो रूल 4 के हिसाब से यहाँ पे पीओएस फिक्स किया जाएगा. इसमें रूल 4(3) ये कहता है कि अगर वेसल और बोट होगा तो आपने जितना टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से इस स्टेट में अपोर्शन किया जाएगा. यानी 12:24:12 यानी 1:2:1 इस रेशियो में ये 1,50,000 का अपोर्शन किया जाएगा. इसलिए देखो सेक्शन 12(3)(a) रीड विथ रूल 4(3). ओके, अगर यहाँ पे लॉजिंग सर्विस इन वेसल होगा या बोट होगा तो वो सिचुएशन में इन प्रोपोर्शन टू टाइम स्पेंट इन बोट और वेसल विच इज डिक्लेयर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, उसके बेस पे यहाँ पे अपोर्शन किया जाएगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईस्ट स्टेट मतलब ओडिशा, केरला और कर्नाटका देखा जाएगा और उसको 1:2:1 ओके इसमें क्लासीफाई किया जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू में इस रेशियो में क्लासीफाई करूँ तो वैल्यू ये आ जाएगी. कैलकुलेशन आपने कर लेना. अब उन्होंने पूछा वुड योर आंसर चेंज इन केस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज होटल इन ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी होटल इज सिचुएटेड. तो देखो यहाँ पे सेक्शन 12(3)(c) रीड विथ 4, तो वो केस में यस एरिया वाइज बाइफरगेट किया जाएगा. अगर वो टू कॉन्टिजियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में होगा तो वो सिचुएशन में ख्याल रहे टू कॉन्टिजियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में होगा तो कितना एरिया है उसके बेस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया जाएगा. ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट देखिए. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर द फॉलोइंग केसेस. मिस्टर ए बिजनेसमैन फ्रॉम पुणे, ए पुणे का है, डाइन इन अ रेस्टोरेंट एट मुंबई, रेस्टोरेंट मुंबई का है, वाइल ऑन बिजनेस ट्रिप डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. दोनों पार्टी यहाँ पे इंडिया में है. पहले तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों पार्टी सप्लायर एंड रिसिपिएंट ये इंडिया में है, इसलिए सेक्शन 12. अब सेक्शन 12 का कौन सा सबसेक्शन अप्लाई होगा तो ये रेस्टोरेंट सर्विस है, इसलिए 12(4) अप्लाई होगा. और 12 रेस्टोरेंट सर्विस के केस में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है तो अगर आपको याद होगा तो रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस या पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज लाइक कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई वो लोकेशन लिया जाता है. तो ऐसे केस में सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई मुंबई में, मुंबई के रेस्टोरेंट में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई के रेस्टोरेंट में यहाँ पे माना जाएगा. दैट्स ऑल, मार्क्स मिल गए. दूसरा मिस्टर टिमी फेरीरा, a makeup artist at Kolkata goes to Jaipur, Rajasthan for doing the makeup of Miss Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai. Determine the place of supply. Again यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस है और एक्चुअल सर्विस परफॉर्म हुई यहाँ पे राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में सप्लाई किया गया, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर राजस्थान माना जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर फॉलोइंग केसेस. डीईओ कंसल्टेंट कोलकाता impart GST training to account and finance
personnel of Sun Cement Limited, Guwahati, Assam, registered person at a company's Kolkata office. And second, Mr. Suresh, a unregistered person based in Noida, sign up with Excellent Linguistics New Delhi for training on English speaking at their New Delhi center. ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज, पहले तो मैं आपको बता दूं ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों केस में पार्ट इज इंडिया में, इसलिए सेक्शन 12 अप्लाई होगा और यहाँ सेक्शन 12(5) जो है वो अप्लाई किया जाएगा ट्रेनिंग एंड अप्रेजेबल सर्विसेज। इसमें दो पार्ट है, B2B रजिस्टर्ड को दिया और B2C यहाँ पे अनरजिस्टर्ड को दिया। B2B के केस में रजिस्टर्ड को दिया तो वहाँ सोचना ही नहीं है, वहाँ तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वही लिया जाएगा। तो पहले केस में उसने रजिस्टर्ड को दिया, इसलिए लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन यानी सन सीमेंट लिमिटेड गुवाहाटी आसाम में रजिस्टर्ड है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई यानी एक्चुअल ट्रेनिंग कहीं पे भी दिया हो लेकिन लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वो गुवाहाटी आसाम में ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड को दिया यानी B2C ट्रांजेक्शन होगा तो वो सिचुएशन में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, और यहाँ पे Mr. Suresh, unregistered person based in Noida, sign up with the Excellent Linguistic New Delhi for English speaking course at New Delhi Center. तो place of performance New Delhi Center, तो आपका POS भी New Delhi माना जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये भी यहाँ खत्म होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए पुणे बुक ऑनलाइन फॉर टाइगर सफारी एट रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान एंड हायर्ड अ जीप टू बी टेकन अराउंड द सफारी, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले तो SOS है, सेक्शन दोनों पार्टीज इंडिया में इसलिए सेक्शन 12 लगेगा। सेक्शन 12 में यहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये जो है यहाँ इन्होंने टिकट बुक किया है, एडमिशन टू एन इवेंट, कल्चर, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल, अम्यूजमेंट पार्क। तो ये जो है अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन किया गया, इसलिए सेक्शन 12(6) लगेगा। और 12(6) के हिसाब से यहाँ पे जहाँ अम्यूजमेंट पार्क है या जहाँ इवेंट हो रहा है वो आपका POS माना जाएगा। तो ऐसे केस में राजस्थान में आपका पार्क है, इसलिए सेक्शन 12(6) एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस शैल बी द लोकेशन ऑफ पार्क, यानी राजस्थान माना जाएगा। द सर्विस ऑफ हायरिंग जीप, हाँ अब सेकेंड, उसने हायर्ड अ जीप टू बी टेकन अराउंड द सफारी। हायरिंग ऑफ जीप ये एंसिलरी सर्विस है और एंसिलरी सर्विस भी इसमें कवर होता है, इसलिए सेक्शन 12(6) के हिसाब से उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे राजस्थान माना जाएगा। यानी इसमें ओनली ये जो है एडमिशन टू वेरियस इवेंट इंक्लूडिंग अम्यूजमेंट पार्क उतना तो कवर होता ही है, उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज भी कवर होती है और वो एंसिलरी सर्विस से रिलेटेड भी प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क है वो कंसिडर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर द फॉलोइंग केसेस। मिस्टर ए, अ रेसिडेंट ऑफ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बाइज अ टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज एट गुरुग्राम हरियाणा बाय अ सर्कस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी एडमिशन टू इवेंट, पहले तो ये मैं बता दूं सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों पार्टीज इंडिया में, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 12 में जाऊंगा और सेक्शन 12(6) में एडमिशन टू सर्कस इवेंट अम्यूजमेंट पार्क है उसमें जाऊंगा। उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ा क्लियर है, जहां इवेंट होगा और अगर इवेंट इंडिया के बाहर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिया जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में, इसमें तो सिर्फ एडमिशन ऑफ इवेंट, सॉरी 12(6) में एडमिशन ऑफ इवेंट होगा या तो वो केस में जहां इवेंट होगा। तो यहाँ पहले केस में ये गुरुग्राम हरियाणा में है, इसलिए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम हरियाणा ही लिया जाएगा। ओके, तो गुरुग्राम हरियाणा ही लिया जाएगा। और सेकंड केस में देखो, मिस्टर बी अ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट फॉर अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, तो वो केस में नोएडा उत्तर प्रदेश ही माना जाएगा सेक्शन 12(6). और सेक्शन 12(6) में जहां इवेंट हो रहा है या जहां पार्क है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है।
ठीक है, यहाँ पे दो बाइफर्केशन नहीं है, इवेंट या इंडिया के बाहर होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से नहीं। जब भी एडमिशन ऑफ इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन होगी तो जहां इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क है वहीं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? ओके, साथ साथ में आप सेक्शन भी देख लीजिएगा तो आपको आसान होगा ये थोड़ा रिवाइज करना। चलिए, नाउ नेक्स्ट, Mr. Murthy, unregistered person and resident of Pune, hire a service of Mr. Sun Limited, an event management company. ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सर्विस लिया फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बैंगलोर। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिसेस सन लिमिटेड। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बैंकॉक? What would be your answer in case of Mr. Murthy is registered person and product launches take place in Bengaluru and Bangkok? यहाँ CA फाइनल में 2018 न्यू एज वेल एज ओल्ड सिलेबस में ये सवाल पूछा गया था और ICAI के मटेरियल में भी है। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे जाऊंगा। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों पार्टीज इंडिया में है इसलिए सेक्शन 12। उसके बाद में सेक्शन 12 में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है इसलिए सेक्शन 12(7) में मैं जाऊंगा। सेक्शन 12(7) क्या कहता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स है, उसके बाद में एंसिलरी सर्विसेज है या स्पॉन्सरशिप सर्विस टू सच इवेंट होगा, ट्रांजेक्शन अगर B2B हुआ होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांजेक्शन B2C हुआ और मतलब अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया गया और इवेंट इंडिया में है तो जहाँ इवेंट हेल्ड हुआ है, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट उसके बेस पे होगा। अब यहां पे थोड़ा इस पॉइंट को समझिएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यहां पे सबसे पहले तो ये मिस्टर मूर्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अनरजिस्टर्ड पर्सन होने की वजह से यहां पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इवेंट होगा, और इवेंट कहां बेंगलुरु में हुआ है इसलिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट सिचुएशन में बेंगलुरु लिया जाएगा। प्रोविजंस जैसे मैंने पढ़ाई वैसे आपको लिखना है यहाँ पे कि भाई अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या। अगर बैंकॉक में हुआ यानी इंडिया के बाहर इवेंट होता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट न्यू दिल्ली का है, सॉरी रेसिपिएंट जो है पुणे का है तो यहाँ पे आपका POS पुणे फिक्स किया जाएगा। और वेयर एनी सर्विस बाय इवेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोडक्ट लॉन्चेस टेक प्लेस इन बेंगलुरु एंड बैंकॉक तो हाँ, अब देखो यहाँ पे वो बेंगलुरु में हो एंड बैंकॉक दोनों जगह दी तो वो सिचुएशन में भी आंसर चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सिचुएशन में भी आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि जो बेंगलुरु में देते तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आता, सॉरी बेंगलुरु में देते तो भी यहाँ पे जहाँ इवेंट हुआ इवेंट बेंगलुरु में हुआ, और बैंकॉक में दिया गया एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टर मूर्ति इज रजिस्टर्ड पर्सन है, सॉरी मिस्टर मूर्ति थर्ड केस में मैं वो पॉइंट मिस कर दिया। मिस्टर मूर्ति ये जो है रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हमने सप्लाई किया तो वो कहीं पे भी दो, इंडिया में दो या इंडिया के बाहर दो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो वो सिचुएशन में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यानी पुणे ही लिया जाएगा। क्लियर? यस और नो? चलो नाउ नेक्स्ट देखिएगा, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर अंडर IGST एक्ट। पहला,
Grand Gala event, an event management company at Kolkata, organized 2 award function in Kalyan Jewelers for Kalyan Jewelers of Chennai at New Delhi and Singapore. और वो रजिस्टर्ड बंदा है और दिल्ली में और सिंगापुर में है. दूसरा, परफेक्ट प्लानर अ बेंगलुरु इज हायर्ड बाय डॉक्टर Kelvin, unregistered person based in Kochi, to plan organize his son wedding at Mumbai. Will your answer different if wedding is to take place at Malaysia? CA final May 2018 ओल्ड सिलेबस और ICAI के मटेरियल में है. सबसे पहले ये सप्लाई ऑफ सर्विस है. दोनों अगर मैं केस लूं तो ये जो है यहाँ पे दोनों केसेस में जहां तक देखा जाए तो यहाँ दोनों लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इंडिया में है, इसलिए सेक्शन 12 अप्लाई करूंगा. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, इसलिए मैं सेक्शन 12(7) अप्लाई करूंगा. सेक्शन 12(7) क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन एंसिलरी सर्विसेज या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू सच इवेंट होगा. B2B होगा तो वो केस में सर्विस कहीं पे भी ऑर्गेनाइज हो, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन. B2C होगा तो जहां इवेंट है और इवेंट इंडिया के बाहर होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए पहला केस बहुत क्लियर है. जिसको सर्विस दिया वो रजिस्टर्ड है और वो चेन्नई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जो है कल्याण ज्वेलर्स चेन्नई, यहाँ पे मान लिया जाएगा. आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा. सेकंड केस में परफेक्ट प्लानर बेंगलुरु इज हायर्ड बाय डॉक्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, टू प्लान ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई. इवेंट कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में होगा. प्रोविजंस आपको लिखनी पड़ेगी जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया. लेकिन विल योर आंसर डिफरेंट इफ वेडिंग इज टू बी टेक प्लेस इन मलेशिया? अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है कोची में है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कोची में फिक्स किया जाएगा. दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट देखिएगा, what would be your place of supply of service provided by event management company for organizing sporting event for sport federation which is held in multiple states? सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में इसलिए सेक्शन 12. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है इसलिए सेक्शन 12(7). और सेक्शन 12(7) क्या कहता है? B2B होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर पर. B2C होगा तो इवेंट हेल्ड इन इंडिया तो प्लेस वेयर इवेंट हेल्ड, और आउटसाइड इंडिया होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. तो अगर मैं यहाँ पे लूँ तो स्पोर्ट फेडरेशन ये नहीं दिया है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है. तो जहाँ तक है नहीं तो आंसर इसके बेस पे दिया गया है कि इफ इज नॉट रजिस्टर्ड तो जहाँ इवेंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा. लेकिन ये मल्टीपल स्टेट में दिया जा रहा है. अगर ये मल्टीपल स्टेट में दिया जा रहा है क्योंकि तो ये सिचुएशन में रूल अप्लाई होता है. रूल 5 ये कहता है कि अगर मल्टीपल स्टेट में दिया जा रहा है तो वो सिचुएशन में इन ईच स्टेट फिक्स किया जाएगा, और ये ईच स्टेट में जो फिक्स किया जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विथ रूल 5 एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके बेस पे यहाँ पे ये फिक्स किया जाएगा. तो ये मल्टीपल स्टेट में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन B2B में दिया तो रूल अप्लाई नहीं होगा. रूल तभी अप्लाई होता है जब वो अनरजिस्टर्ड को दिया गया और मल्टीपल स्टेट में दिया गया. ध्यान सुनना, अनरजिस्टर्ड को दिया गया और मल्टीपल स्टेट में दिया गया तो वही सिचुएशन में रूल्स अप्लाई किए जाते हैं. और रूल ये कहता है, पहले तो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इन ईच स्टेट यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिया जाएगा, और सेकंड रूल 5 के हिसाब से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बाइफरगेट किया जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे इवेंट डायनामिक्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज टू ऑर्गेनाइज. इवेंट डायनामिक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट है, इन स्टेट ऑफ आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय फॉर अ रिसिपिएंट ऑफ पारेख, अनरजिस्टर्ड है. नो कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू बाय बोथ पार्टीज फॉर एनी सच इवेंट टू बी हेल्ड इन ईच ऑफ द अबव स्टेट, एंड कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ 20 lakhs हैज बीन चार्ज by Event Dynamic to Mr. Parekh. Both Event Dynamic and Mr. Parekh are located in Mumbai
Determine the place of supply as well as value of supply of organization of event by event dynamics. Would your answer differ if both the parties entered into a contract in regard to event to be held in each of the above mentioned state and values be apportioned in the ratio of 1:2:1:1 in each of the state respectively? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों पार्टीज इंडिया में इसलिए सेक्शन 12, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है इसलिए यहाँ पे सेक्शन 12(7), ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है इसलिए सेक्शन 12(7), और सेक्शन 12(7) के हिसाब से यहाँ पे अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता तो हम कुछ भी नहीं सोचते, वो मल्टीपल स्टेट में हो या कुछ भी हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो एक ही स्टेट में होता तो जहां इवेंट हेल्ड होगा, लेकिन मल्टीपल स्टेट में होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ एज पर एक्सप्लेनेशन इन ईच स्टेट अप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे रूल 5 यूज किया जाएगा। रूल 5 ये कहता है, सॉरी एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर वैल्यू सेपरेटली गिवन होती तो वो रेशियो में होता, और अगर वैल्यू सेपरेटली गिवन नहीं होगा तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से फिक्स किया जाता। तो देखो सेक्शन 12 लिखना कैसे आपको, सेक्शन 12(7) रीड विथ रूल 5, अगर मोर देन वन इवेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच रिस्पेक्टिव स्टेट होगा और इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू अगर सेपरेटली गिवन, अगर नहीं गिवन तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो ये सिचुएशन में यहाँ पे ओके प्लेस ऑफ सप्लाई तो 4 स्टेट आसाम, सिक्किम, मणिपुर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड इक्वली रेशियो इन ईच स्टेट, हम एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इक्वली हम स्टेट में बांट देंगे, लेकिन अगर वैल्यू का रेशियो दिया गया है तो इस रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, इस रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? बोलिए हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी इंडस्ट्रीज हैज रिक्रूटेड सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ गुजरात फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ग्रैंड पार्टी ऑफ लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट एट बैंगलोर। Damini Industries registered in Mumbai. Determine the place of supply of service provided by Super Event Private Limited to Damini Industries. सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों पार्टीज इंडिया में इसलिए सेक्शन 12, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है इसलिए सेक्शन 12(7), और सेक्शन 12(7) कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सर्विस ये B2B के केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो अब रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन क्या है, तो रजिस्टर्ड पर्सन ये रजिस्टर्ड है और मुंबई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई नो डाउट बहुत ही सिंपल है, मुंबई फिक्स किया जाएगा। अब आगे क्या लिख कहते हो देखो, विल योर आंसर डिफरेंट ए प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी इज ऑर्गेनाइज इन दुबई। अगर यहाँ पे वो रजिस्टर्ड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अनरजिस्टर्ड होता, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अनरजिस्टर्ड होता तो मैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लेता, लेकिन रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा और वो है मुंबई। नो डाउट अनरजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी मुंबई आएगा, लेकिन रजिस्टर्ड होगा तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, ऑलवेज लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन कंसिडर करना है दोस्तों। डन? ओके।